इमेजिन कीजिए कि एक एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के बिस्किट का पैकेट खरीदा गया है। बिल्कुल। उस प्रोडक्ट के लिए जो कीमत चुकाई गई है वो उसके अंदर के बेहतरीन आटे या शायद चॉकलेट चिप्स या फिर उस ब्रांड के नाम के लिए है, राइट? हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि उस पूरे प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा साइंटिफिक और सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया और कभी-कभी सबसे महंगा हिस्सा वो प्लास्टिक का चमकीला रैपर है जिसे फाड़कर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। राइट। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है। हाँ, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इसी छिपे हुए विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। मतलब कारखाने की मशीन से लेकर हमारे किचन के शेल्फ तक किसी भी सामान के पहुंचने की जो सप्लाई चेन है वो कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मटेरियल मैनेजमेंट के दो सबसे पावरफुल पिलर्स काम करते हैं, पैकेजिंग और स्टोरेज। और आज हम इन्हीं दोनों की लेयर्स उधेड़ेंगे। और अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को सप्लाई चेन के नजरिए से देखें ना, तो इसकी अहमियत बहुत बहुत गहरी है। मुझे सोर्स मटेरियल की एक लाइन याद आ रही है, पैकेजिंग इज मल्टी फैसेटेड इन नेचर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये सिर्फ एक गत्ते का डब्बा या पन्नी का पाउच नहीं है, ये एक साथ मार्केटिंग, केमिस्ट्री और लॉजिस्टिक्स का एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास, बिल्कुल। अगर इसे हम एक आसान एनालॉजी से डिकोड करें तो मैं कहूंगी कि पैकेजिंग एक प्रोडक्ट का रेज्यूमे भी है और उसका आर्मर या कवच भी। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है। राइट, क्योंकि ये बाहरी दुनिया के हमलों से उसे बचाता तो है ही और साथ ही शेल्फ पर रखे हुए अपने बारे में सब कुछ चीख चीख कर बताता भी है। एग्जैक्टली। और इसी कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर ने बहुत ही सिंपल शब्दों में डिफाइन किया है। उन्होंने लिखा है, पैकेजिंग इज द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट। कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन इसके आगे की जो थ्योरी है ना, वो गेम चेंजर है। आज के इस हाइपर कॉम्पिटिटिव रिटेल स्पेस में, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है। साइलेंट सेल्समैन? जी, साइलेंट सेल्समैन एक ऐसा सेल्समैन जो कभी सोता नहीं है, जो स्टोर के शेल्फ पर 24 घंटे खड़ा होकर कस्टमर से बात कर रहा है। अच्छा, साइलेंट सेल्समैन का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत कैची लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्पिन नहीं है? मार्केटिंग स्पिन मतलब? एंड ऑफ द डे कार्डबोर्ड बॉक्स तो सिर्फ एक कार्डबोर्ड बॉक्स ही है ना। क्या उसका असली काम सिर्फ ये नहीं है कि अंदर का सामान ट्रांसपोर्टेशन में टूटे ना? देखिए, बाहरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ एक बॉक्स है, लेकिन चलिए इसे एप्पल के आईफोन बॉक्स के उदाहरण से टेस्ट करते हैं। हाँ, वो जो व्हाइट वाला प्रीमियम बॉक्स होता है। बिल्कुल। जब कोई वो प्रीमियम सफेद बॉक्स खरीदता है तो उसका ढक्कन खोलने में औसतन 3 से 4 सेकंड का समय लगता है। अच्छा। हाँ, वो ढक्कन धीरे धीरे जो स्लाइड होकर खुलता है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। मतलब उसमें भी कोई इंजीनियरिंग है? जी हाँ, इंजीनियर्स ने उस डिब्बे के अंदर हवा के दबाव और फ्रिक्शन को इतना सटीक कैलकुलेट किया है कि वो एकदम से ना गिरे। ओहो। ये कस्टमर के दिमाग में क्वालिटी, सस्पेंस और एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। वो है साइलेंट सेल्समैन का असली काम। ये तो वाकई साइकोलॉजिकल लेवल पे काम कर रहा है। बिल्कुल। यानी वो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिमागी तौर पर उस गैजेट की कीमत को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन जो कन्वीनियंस या सुविधा का फैक्टर है, जैसे जैसे आजकल कॉफ़ी के जार्स रिसीलेबल आते हैं या भारी सर्फ के पैकेट्स में हैंडल लगे होते हैं। हाँ, हैंडल वाले पैकेट्स। तो वो भी तो इसी सेल्स पिच का हिस्सा है ना, कि मुझे इस्तेमाल करना आसान है। नियमों का एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स भी जुड़ा होता है। लीगल मैट्रिक्स। हाँ, प्रोडक्ट के पीछे जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, FSSAI का लाइसेंस नंबर है, या फिर सिगरेट के पैकेट पर जो ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स होती हैं, राइट, वो तो बहुत जरूरी होती हैं। वो सब उस साइलेंट सेल्समैन का मैंडेटरी डिस्क्लोजर है। इसके बिना प्रोडक्ट बाजार में उतर ही नहीं सकता। तो मार्केटिंग, कन्वीनियंस और लीगल बातें तो समझ आती हैं, लेकिन जो मेरा शुरुआती शक था कि क्या ये मार्केटिंग का शोर और सुंदर दिखने की होड़ इसके असली काम यानी प्रोटेक्टिव नेचर को कहीं दबा तो नहीं रही है? और यहीं पर साइंस तस्वीर में आती है। अगर हम उसी बिस्कुट का उदाहरण लें, तो वो वैक्यूम पैक सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता। उसके अंदर बाकायदा नाइट्रोजन फ्लश की जाती है। नाइट्रोजन? जी, ताकि अंदर की ऑक्सीजन बिस्कुट के फैट को ऑक्सीडाइज करके उसे खराब न कर दे या नमी उसे सीले न दे। ओहो, तो मतलब वो सिर्फ हवा नहीं होती जो पैकेट को फुलाती है? बिल्कुल नहीं।
इसी तरह कांच की बोतलों के लिए थर्मोकॉल इंजीनियरिंग इस तरह की जाती है कि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान आने वाले शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लें। राइट। आज तो पैकेजिंग में स्मार्ट क्यूआर कोड से लेकर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स तक का इस्तेमाल हो रहा है। तो साइंस और मार्केटिंग दोनों एक साथ एक ही पैकेट में काम कर रहे हैं। तो अगर इसमें इतना गहरा विज्ञान है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी रातों रात ये तय नहीं कर सकती कि उनका पैकेट कैसा दिखेगा या किस चीज का बनेगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता होगा, जिससे हम नीतियां या पॉलिसीज कह सकते हैं, राइट? हाँ, इसे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से हैंडल किया जाता है। सोर्सटेक्स की सप्लाई चेन गाइडलाइंस इसे बहुत स्पष्ट करती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती है पैकेजिंग पॉलिसीज A packaging policy is a set of guidelines that determines what the packaging will be like, quality, expenditure, and environmental standards. अच्छा, तो ये गाइडलाइंस का सेट तय करता है कि कंपनी का विजन क्या है और बजट क्या है। बिल्कुल। मान लेते हैं कि कोई एफएमसीजी कंपनी एक नया बिस्किट या शैम्पू लॉन्च कर रही है, तो अब ये पॉलिसी ऑन ग्राउंड कैसे काम करेगी? क्या वो बड़े शहरों के सुपरमार्केट्स और छोटे गांवों की किराना दुकान के लिए एक ही अप्रोच रखेंगे? यहीं पर कंज्यूमर लेड स्ट्रैटेजी का रोल आता है। देखिए, भारत जैसे डाइवर्स मार्केट में परचेजिंग पावर बहुत अलग-अलग है। हाँ, वो तो है। ग्रामीण बाजारों में जहां कंज्यूमर एक साथ ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, वहां 2 रुपए या 5 रुपए के छोटे सिंगल यूज पाउच उतारे जाते हैं। राइट, वो लड़ी वाले शैम्पू के पाउच। एग्जैक्टली। वहीं मेट्रो शहरों के लिए 200 रुपए के रीसीलेबल जार्स या फैमिली पैक्स डिजाइन होते हैं, जहां फोकस कन्वीनियंस और किचन में स्टोरेज पर होता है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर आज एनवायरनमेंट भी तो है। आजकल हर ब्रांड खुद को इको फ्रेंडली दिखाना चाहता है। बिल्कुल, और इसीलिए एनवायरमेंटल पॉलिसी अब ऑप्शनल नहीं रही है। पेपर बेस्ड पैकेजिंग, रिसाइकल होने वाले पीईटी प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल मजबूरी भी है और जरूरत भी है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध या जूस के लिए चौकोर टेट्रा पैक का ही इस्तेमाल क्यों होता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें गोल होती हैं? शायद इसलिए कि उन्हें फ्रिज में रखना आसान होता है। वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण लॉजिस्टिक्स का गणित है। लॉजिस्टिक्स का गणित? वो कैसे? जब गोल बोतलों को किसी ट्रक या पैलेट में रखा जाता है, तो 2 बोतलों के बीच की जगह खाली रह जाती है। अच्छा, हाँ। आप असल में खाली हवा को ट्रांसपोर्ट करने का पैसा दे रहे हैं, जो करीब 20% स्पेस वेस्ट करता है। ओहो। वहीं चौकोर टेट्रा पैक्स एक दूसरे से पूरी तरह चिपक कर फिट हो जाते हैं, जिससे ट्रक का स्पेस ऑप्टिमाइज होता है और शिपिंग कॉस्ट बचती है। ये एक गजब का इंसाइट है, खाली हवा का किराया बचाना। बिल्कुल। यानी एक तरफ कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल करनी है, लॉजिस्टिक्स का स्पेस बचाना है, और दूसरी तरफ अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को भी फ्लॉन्ट करना है, जैसे कोई खास लाल रंग का डिब्बा या कोई बड़ा सा लोगो। जी। ये तो कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग के बीच एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और यही एक सक्सेसफुल पैकेजिंग पॉलिसी का असली टेस्ट है। सस्ते लेकिन टिकाऊ मटेरियल का चुनाव करना और उसी मटेरियल पर ब्रांड के रंगों का ऐसा इस्तेमाल करना कि शेल्फ पर वो सबसे अलग दिखे, बिना बजट बिगाड़े। तो ये बैलेंसिंग एक्ट तो हो गया। हमारा प्रोडक्ट पैक होकर तैयार है, एकदम परफेक्ट साइलेंट सेल्समैन की तरह। राइट। लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होती है। आप चाहे जितना प्रीमियम डिब्बा बना ले या बेहतरीन बिस्कुट का पैकेट, फैक्ट्री से निकलते ही उनका सामना अपनी सबसे बड़े दुश्मन से होता है, और वो है समय। एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारी चर्चा सप्लाई चेन की उस अदृश्य ढाल की तरफ मुड़ती है, जिसे हम स्टोरेज या वेयरहाउसिंग कहते हैं। ये ट्रांजिशन समझना बहुत अहम है। सोर्स मटेरियल में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ब्रिजिंग द स्पेस एंड टाइम गैप, स्टोरेज ब्रिजेस द स्पेस एंड टाइम गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोडक्शन अकर्स ऑल एट वंस व्हाइल कंजम्पशन अकर्स ग्रेजुअली। तो इसे अगर हम डिकोड करें तो ये सप्लाई और डिमांड का बुनियादी उसूल है। बिल्कुल। मतलब किसान साल में 1 या 2 बारी गेहूं काटता है, लेकिन हम रोटियां तो पूरे साल 365 दिन खाते हैं। अगर सारा गेहूं एक ही बार में बाजार में डंप कर दिया जाए तो सप्लाई का ओवरलोड हो जाएगा और कीमतें पूरी तरह से क्रैश कर जाएंगी। प्राइस स्टेबिलिटी यानी बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के पीछे स्टोरेज का ही हाथ है। राइट। अगर वेयरहाउसिंग सिस्टम फेल हो जाए तो हार्वेस्ट के सीजन में चीजें कौड़ियों के भाव बिकेंगी और ऑफ सीजन में उनकी कीमत आसमान छूने लगेगी। तो स्टोरेज एक तरीके से मैं कहूंगी कि एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। टाइम मशीन? हाँ, ये एक कटे हुए गेहूं के दाने या
किसी भी प्रोडक्ट की बायोलॉजिकल घड़ी को वहीं रोक देता है ताकि जब वो महीनों बाद हमारी प्लेट तक पहुंचे तो वो वैसा ही फ्रेश हो जैसा कटाई या पैकेजिंग के वक्त था। अरे ये टाइम मशीन का मेटाफर वैज्ञानिक रूप से बहुत एक्यूरेट है। अच्छा? हाँ, क्योंकि अनाज का एक दाना जब कटता है तो वो बायोलॉजिकली डेड नहीं होता, वो सांस ले रहा होता है, यानी रेस्पायर कर रहा होता है। वो सांस लेता है? जी, और वो गर्मी पैदा करता है। अगर उस गर्मी और नमी को कंट्रोल ना किया जाए तो उसमें बहुत तेजी से फंगस और कीड़े लग जाएंगे। ओहो, यहाँ मुझे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के उन विशालकाय गोदामों की याद आ रही है। हाईवे से गुजरते हुए बाहर से देखने पर वो सिर्फ टिन की छतों वाले बड़े बड़े शेड्स लगते हैं जहां अनाज की बोरियों के पहाड़ लगे होते हैं। लेकिन अंदर का इकोसिस्टम बहुत ही साइंटिफिक होता है। वो सिर्फ बोरियां डंप करने की जगह नहीं है। FCI के गोदामों में वेंटिलेशन और एयर फ्लो को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अनाज की गर्मी बाहर निकले, नमी को मॉनिटर किया जाता है और एक फिक्स शेड्यूल के तहत फ्यूमिगेशन या कीटनाशकों का छिड़काव होता है। राइट। ये एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है जो असल में समय को धीमा कर देता है। और यही टाइम मशीन क्राइसिस के वक्त एक सिल्वर बुलेट बन जाती है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़, भूकंप या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो बाहर की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाती है। बिल्कुल। तब डिजास्टर रिलीफ के लिए इन्हीं गोदामों के दरवाजे खोले जाते हैं। ये सिर्फ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। एग्जैक्टली। लेकिन लाखों टन माल को जिंदा रखने वाली इस टाइम मशीन को चलाने के लिए ऐसे नियम चाहिए जो बहुत सख्त हों। रूल्स ऑफ द वेयरहाउस। सोर्स कहता है Storage policies and decisions. The FIFO policy, which ensures that goods arrive first, are shipped first to minimize the risk of spoilage. FIFO, first in, first out. Right. जो सामान गोदाम में पहले घुसा वो बाजार में भी पहले जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी या सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों के लिए तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। अगर पुरानी ब्रेड को पीछे छोड़ दिया तो वो तो सड़ ही जाएगी। बिल्कुल सड़ जाएगी। लेकिन क्या वेयरहाउस मैनेजमेंट की ये पॉलिसी सिर्फ इन्वेंट्री रोटेशन तक सीमित है या ये इस बात पर भी लागू होती है कि वेयरहाउस बनाया कहाँ जाए? मतलब लोकेशन के भी कुछ नियम होते हैं। लोकेशन का निर्णय तो स्टोरेज पॉलिसी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। मान लीजिए आलू की खेती हो रही है। आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज हमेशा खेत या उत्पादन क्षेत्र के बिल्कुल पास क्यों बनाए जाते हैं, जबकि कंज्यूमर तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बड़े शहरों में बैठा है? शायद इसलिए ताकि किसान को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना देनी पड़े। वो एक फैक्टर है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण बायोलॉजिकल है। अच्छा। जैसे ही आलू मिट्टी से बाहर आता है उसकी नमी तेजी से उड़ने लगती है। अगर आप उसे बिना ठंडा किए 500 किलोमीटर दूर किसी शहर के वेयरहाउस तक ट्रकों में भरकर ले जाएंगे तो रास्ते की गर्मी से उसका करीब 10% वजन कम हो जाएगा। बाप रे, 10%? हाँ, यानी किसान का 10% मुनाफा हवा में उड़ गया। इसलिए लोकल लेवल पर तुरंत उसे चिल करके उस बायोलॉजिकल घड़ी को रोकना जरूरी है। ये लॉजिक बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज चैलेंज करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। फीफो और लोकेशन का ये कड़क लॉजिक सब्जियों, फलों या दूध के लिए तो एकदम सटीक बैठता है, लेकिन गेहूं, चावल या दालें जो सालों साल खराब नहीं होते, क्या उनके लिए भी स्पेस यूटिलाइजेशन और मिनिमम स्टॉक जैसी नीतियां इतनी ही सख्त होती हैं? मतलब क्या अनाज को सिर्फ किसी भी खाली जगह पर नहीं रखा जा सकता? ये सोचने में बहुत आसान लगता है कि अनाज है, खराब तो होगा नहीं, तो उसे किसी भी कोने में डाल दो। लेकिन यहाँ चुनौती सिर्फ माल के खराब होने की नहीं है, बल्कि उसी हवा का किराया भरने की है जिसकी हमने पहले बात की थी। अच्छा, स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस यूटिलाइजेशन पॉलिसी का सीधा सा गणित है कि वेयरहाउस का हर क्यूबिक फुट पैसा है। राइट। अगर आपने अनाज को बेतरतीब ढंग से रखा तो जगह जल्दी भर जाएगी और नए माल के लिए आपको नया गोदाम किराए पर लेना पड़ेगा। इसे लॉजिस्टिक्स की भाषा में क्यूबिक एफिशिएंसी कहते हैं। आपको वर्टिकल स्पेस का भी इस्तेमाल करना होता है। और ये जो मिनिमम स्टॉक पॉलिसी है उसका क्या रोल है, वो क्यों जरूरी है? वो एक बफर है। किसी भी वेयरहाउस को यह तय करना होता है कि किसी भी हाल में, मान लीजिए 500 क्विंटल गेहूं या एक निश्चित मात्रा में कोई भी प्रोडक्ट तो वहां होना ही चाहिए। ओके। अगर अचानक मार्केट में डिमांड स्पाइक आ जाए या पीछे से फैक्ट्री या खेतों से सप्लाई रुक जाए तो वो मिनिमम स्टॉक बाजार में पैनिक नहीं होने देता। समझ गई। साथ ही इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आजकल जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स, फायर अलार्म्स, सीसीटीवी और भारी पैलेट्स उठाने के लिए ऑटोमेटेड फोकलिफ्ट्स का इस्तेमाल होता है ना, वो सब इन्हीं नीतियों का हिस्सा हैं ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहें और एक दाना भी बर्बाद ना हो। इस पूरी चर्चा ने मटेरियल मैनेजमेंट का एक अलग ही मैप दिमाग में बना दिया है। मतलब एक तरफ हमारे पास पैकेजिंग का वो साइलेंट सेल्समैन है जो प्रोडक्ट को बेच रहा है,
और उसकी पहचान बना रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ स्टोरेज की वो टाइम मशीन है जो उस प्रोडक्ट को समय और मौसम की मार से बचा रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि क्या ये दोनों अलग-अलग आइलैंड्स की तरह काम करते हैं या इनके बीच कोई सिम्बायोटिक रिश्ता है? ये रिश्ता बहुत ही इंटीमेट और इंटरडिपेंडेंट है। सोर्स मटेरियल में कहा गया है, efficient packaging and safe storage are the two pillars of a product success. अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ ना तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन अगर हम नेचर के हिसाब से देखें तो दोनों में काफी बुनियादी अंतर भी हैं। वो कैसे? और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लिए सुरक्षित बनाने पर होता है। सही है। जबकि स्टोरेज किसी बड़े से वेयरहाउस में होता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसका पूरा फोकस बल्क प्रिजर्वेशन पर है। ये अंतर बिल्कुल सही है, लेकिन इनका कोलैबोरेशन ही असली जादू है। इसे आप लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के रूप में सोचिए। लेयर्स? जी। पैकेजिंग आपकी फर्स्ट लेयर है, यानी पहली परत जो सीधे प्रोडक्ट से चिपकी हुई है, और स्टोरेज वो सेकंड लेयर है जो उस पैक किए हुए प्रोडक्ट को बाहरी दुनिया से बचा रही है। चलिए इसे उसी बिस्किट के पैकेट पर अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ने पैकेजिंग पर लाखों खर्च किए, प्रीमियम फॉइल का इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन फ्लश किया ताकि वो एकदम क्रंची रहे। राइट। लेकिन उसे जिस वेयरहाउस में रखा गया वहां की छत से पानी टपक रहा है या वहां ह्यूमिडिटी कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो बहुत ही जल्द वो फर्स्ट लेयर हार मान लेगी। मॉइस्चर धीरे धीरे पैकेजिंग को पेनिट्रेट कर जाएगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन बिस्कुट भी सील जाएगा। और इसका रिवर्स सिनेरियो भी उतना ही खतरनाक है। आपके पास FCI का दुनिया का सबसे हाईटेक टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयरहाउस हो, लेकिन अगर अनाज की बोरी ही घटिया क्वालिटी की है, फटी हुई है या उन्हें सही से पैक नहीं किया गया है, तो वो करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस अनाज को कीड़ों या चूहों से नहीं रोक पाएगा। एग्जैक्टली। बिना किसी डाउट के, बिना सही पैकेजिंग के दुनिया का कोई भी वेयरहाउस माल को सुरक्षित नहीं रख सकता, और बिना एक स्टेबल वेयरहाउस के दुनिया की कोई भी पैकेजिंग समय की मार नहीं झेल सकती। ये दोनों एक ही मशीन के दो गियर हैं जिन्हें पूरी तरह से सिंक में घूमना ही होता है। आज के इस डीप डाइव ने सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है। मतलब सुनने वालों के लिए भी एक नई बात होगी। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई नया प्रोडक्ट खोला जाए, कोई पैकेट फाड़ा जाए, चाहे वो एक चिप्स का पाउच हो या किसी महंगे फोन का बॉक्स, तो वो सिर्फ एक गत्ता या प्लास्टिक का कवर नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए, राइट। सालों की रिसर्च है जो खाली हवा का किराया बचाने का लॉजिस्टिक्स का गणित है, और खेतों से लेके कारखानों और वेयरहाउस की जो लंबी वैज्ञानिक यात्रा है, वो सब उस छोटे से पैकेट में कैद है। और सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक अवे है। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट का असली सफर उसके बनने के बाद ही शुरू होता है, और ये पैकेजिंग और स्टोरेज की वो अदृश्य दीवारें ही हैं जो उस सफर को मुमकिन बनाती हैं। और अब इस गहन विश्लेषण को समेटने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद आने वाले दशकों में इस पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रखते। वो क्या? आज हमने बात की कि पैकेजिंग पहली परत है और स्टोरेज दूसरी, लेकिन जिस तरह से AI, नैनो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सेंसर्स का विकास हो रहा है, क्या भविष्य में स्मार्ट पैकेजिंग तकनीक इतनी एडवांस हो सकती है कि हर एक डब्बा, हर एक पैकेट अपने आप में खुद एक मिनी वेयरहाउस बन जाए? अरे वाह, ये मटेरियल साइंस के नजरिए से एक बहुत ही फैसिनेटिंग संभावना है। इमेजिन कीजिए अगर हर एक पैकेट अपनी खुद की नमी नाप सके, अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सके और खराब होने से पहले ही सिस्टम को अलर्ट भेज दे, तो क्या हमें आने वाले समय में इन विशालकाय गोदामों और वेयरहाउसेस की इतनी जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं। या फिर सप्लाई चेन पूरी तरह से बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है, और शायद मटेरियल मैनेजमेंट का अगला सबसे बड़ा एवोल्यूशन यहीं से शुरू हो, जो इन दोनों पिलर्स को एक ही में मिला दे। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।